हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। पिछले लेक्चर में वेक्टर और उसके रूल्स देखें, कैसे वेक्टर को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, ये सभी देखे हम लोग। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसे। एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है ए एंड बी, दो वेक्टर है, ठीक। और उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस पहले कर दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। और ये रिजल्टेंट है, दो वेक्टर के डिफरेंस का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट बराबर होता है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को जोड़े हैं। दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़े हैं, और यहां पे दो वेक्टर को घटाए हैं, तो ये दोनों बराबर होता है। ये कंडीशन है कि दो वेक्टर इस सिचुएशन में है। अब बताइए एंगल ए और बी, बताइए ए और बी के बीच में एंगल बताइए। ये हमसे पूछा गया है, कैसे निकाला जाए। तो देखिए, याद करिए आप, दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर कब होता है। कंफ्यूज हो गए ना। जरा इसको ऐसे पूछते हैं कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इन दो वेक्टर को जोड़ते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दो वेक्टर का सम इसके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर कब होता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात देखिए, ये कब होता है। तो देखते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ऐसा कब होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप तुरंत देख सकते हो। ऐसे दो वेक्टर है, मान लो दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। तो दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है a प्लस बी के बराबर है मान लो, तो थीटा क्या होगा, हमें वही चाहिए ना। तो ये रूट उधर चला जाएगा, तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर बोल रहा है रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी होगा, तो इधर रूट इधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा और 2ab आएगा, तो इधर 2ab कॉस थीटा और इधर 2ab, ये 2ab खत्म होगा, कॉस थीटा बराबर 1 आएगा, तो थीटा बराबर 90 कहलाएगा। सॉरी थीटा बराबर 0 कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। मतलब दो वेक्टर के बीच के एंगल 0 होगा, यानी जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका रिजल्टेंट, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सिंपल उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल बात है, हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। इधर 5 न्यूटन इधर 4 न्यूटन ऐसा हो, दो वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है,
तो रिजल्टेंट कितना होगा 5 + 4, सिंपल जोड़ दो, है ना। तो ऐसा अगर है तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, बट एक अंतर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। माइनस बी वेक्टर को अलग करके देख रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका बराबर ये है ना, तो इसके बराबर ये है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड नॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इस पूरे को हम एक अलग वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज व्हाट, 0 डिग्री, है ना। दो वेक्टर का सम अगर उसके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ गया तो उसके बीच उस दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा। उसी अनुसार हम यहाँ पे ऐसा लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इस पे हम डायग्राम बनाते हैं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो ये ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0, इसका मतलब माइनस बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया। ओके, हमसे तो पूछा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो ए वेक्टर इधर और माइनस बी वेक्टर इधर, मतलब बी वेक्टर इधर, तो ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि दो वेक्टर का सम और डिफरेंस उसके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है, तो समझ जाइए कि एंगल 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर है, ए और बी बराबर है, और ये बराबर है इन दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग थीटा बताइए, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, एक इधर 5 न्यूटन एक इधर 5 न्यूटन, तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं, पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, कुछ याद आ रहा है आपको, या फिर आप ऐसे करिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। मुझे उसके बीच एंगल पूछा है, मान लेते हैं थीटा, यही आपसे पूछा गया है। ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ऐसे करके पैरेललोग्राम बना के डायगोनल खींचेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, आपको याद होगा अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो, ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं कि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, और ये माइनस बी वेक्टर और ये ए वेक्टर
तो इन दोनों का सम ये होगा, है ना, ऐसा 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 पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ये वाला देखिए वेक्टर, ये वाला वेक्टर देखिए ध्यान से, और ये वाला वेक्टर देखिए ध्यान से, ये दोनों एकदम सेम है ना। और ये इसको क्या बोलोगे आप, ए वेक्टर प्लस ये रिजल्टेंट है किसका, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, है ना। तो ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। इसलिए हम इसको ऐसा बोले। और यही एरो अगर ऐसे कर दोगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का निगेटिव यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, कि भाई माइनस बी करेंगे तो इधर और एक इधर दो वेक्टर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का सम है। ओके, तो मुझे ये है मेरा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और मुझसे पूछा है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो ये वाली ये लाइन, इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है या बी के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, क्या लिखें, थीटा लिखें। थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या करें, यहाँ माइनस लिखो तब यहाँ थीटा लिखो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर आप यहाँ प्लस लिखते हो तो यहाँ पे आप ये वाला एंगल दो, cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस आना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, एंड दिस इज इक्वल टू ए और बी। अब देखिए ए और बी ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल ही है, तो सबको ए बोल देते हैं, बी को भी ए बोल देंगे। तो ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी ए, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ ए, और हाँ ये अंडर रूट होता है ना, तो इधर गया तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर काट दिए कॉमन लेकर, अब बचा 2 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर इधर 1। अब 2 कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2। फिर इधर कॉस थीटा इधर भेजेंगे और 1/2 को इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ कॉस थीटा, हाफ बराबर कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो, और फिर कॉस थीटा बराबर हाफ कब आता है, तो जब आपका थीटा 60 डिग्री हो। तो यहाँ से मिल गया थीटा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, देखिए एक और तरीका है इसको बनाने का, उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या, सेकेंड मेथड क्या है कि हम लोग आपको याद रखना पड़ेगा कि दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और उन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का सम का रिजल्टेंट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उन दोनों में से किसी एक के, मतलब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसको हम लिख कर देते हैं आपको, क्या हम बोल रहे हैं, जो when sum of
when magnitude of sum of when magnitude किसका मैग्नीट्यूड सम किसका सम दो वेक्टर का दो वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड जब इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ देम दो वेक्टर में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 होगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल 120 हो तो उनका रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसको हम डायग्राम में लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे, इसे मिटा देते हैं, आप उतार लीजिए, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच 120 डिग्री है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड मान लो ए है, इस और ऐसा कर देते हैं, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट आया ना उसका भी मैग्नीट्यूड इन दोनों मैग्नीट्यूड के बराबर ही है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है जब थीटा 120 होगा, ठीक है, ओके। और ये तभी तीनों बराबर होगा जब ये दोनों का भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो दो कंडीशन है, कंडीशन दो है। पहला कंडीशन कि एंगल 120 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तब ये ऐसा होगा। तो इस नियम को फॉलो करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है, हम तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मेरा सी वेक्टर क्या है, ये मेरा सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, तो यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था ना, माइनस किया हुआ था, तो उसको हम प्लस के फॉर्म में लिख के देखे ना, है ना, माइनस बी वेक्टर को एक अलग ही वेक्टर मान के चले, ठीक है। तो करते हैं, देखिए मेरे साथ रहिए, देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसको फॉलो करें तो हम बोल सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 120 होगा। अगर ऐसा है तो दोनों के बीच का एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 होगा, तो यहाँ माइनस बी वेक्टर दे देते हैं। मेरी बात समझ में आई। दो वेक्टर का सम, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम किसके बराबर आया, ए बराबर ए के और बी के बराबर आया ना, ए या बी के बराबर आया,
सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसा होता है, तो इसका मतलब बी 120 एंगल है, तो मेरे में भी तो ऐसा हो रहा है। माइनस बी वेक्टर को एक अलग वेक्टर मानिए, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम बी और ए के बराबर है। इसका मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 है। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम ए या बी के बराबर है, तो इसका मतलब उसके बीच का एंगल 120 है। वैसे यहाँ पे अब ठीक, अगर याद रहेगा एक तुरंत 1 सेकेंड में हो जाएगा। तो ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, तो मुझे ए और बी के बीच का एंगल जानना है ना, तो ये ए है और ये माइनस बी है, तो ये क्या है, प्लस बी वेक्टर, और ये टोटल 120 है, तो ये 60 होगा। हो गया, आंसर आ गया। तो बस अगर आपको ये क्लियर है तो आप इसे आराम से निकाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, दोनों वेक्टर का ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, आप बनाइए। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट magnitude of two vector of a vector and b vector are 12 10 Newton and 6 Newton respectively। ठीक, और कंडीशन दिया है कि यदि हर एक फोर्स को, हर एक वेक्टर को, हाँ फोर्स ही तो है, हर एक फोर्स को 3-3 न्यूटन अगर हम बढ़ा दें तो हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इफ वी increase the magnitude of each vector by 3 Newton, then find the न्यू रिजल्टेंट। तब नया रिजल्टेंट क्या होगा, ओके। तो देखिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, इन दोनों का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना है, 10। दो वेक्टर का ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आता है, याद करिए, जब आपको हम सम करना सिखा रहे थे तो बहुत सारे केस लिए थे, है ना, तो उसमें हम ग्रेटेस्ट वैल्यू की भी बात किए थे, फिर लिस्ट कब होता है ना। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्टेंट पाते हैं हम लोग। जब थीटा दोनों के बीच में 0 हो देन रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होता है। और ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, जब दोनों के बीच का एंगल 180 हो तब रिजल्टेंट हमारा मिनिमम होता है। ओके, और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे सेम डायरेक्शन में था तो जोड़ दिए थे, है ना। इसमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, घटा देते हैं, बड़ा माइनस छोटा। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये आपका लीस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 10 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और a माइनस बी बराबर 6 न्यूटन। आप b माइनस ए भी लिख सकते हो, आप ये कंसिडर करके चलो कि b मेरा बड़ा है तो आप b माइनस ए लिखो, आपको b में बड़ा वैल्यू आएगा। ये दोनों को एलिमिनेटिंग मेथड यूज करेंगे तो b भी कट जाएगा। 2a बराबर 16 न्यूटन, a बराबर 8, a बराबर 8 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर 2 न्यूटन आ जाएगा। तो ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा। अब दोनों को इंक्रीज करेंगे 3-3 से तो नया वेक्टर मुझे बनेगा। तो हम नया वेक्टर 11 न्यूटन, जब 3 में 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 न्यूटन, नया वेक्टर, नया बी वेक्टर हो जाएगा 5 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पर दोनों के बीच का तो एंगल हमें मालूम ही नहीं है, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हम एक चीज डालना भूल गए। क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द न्यू रिजल्टेंट व्हेन एंगल बिटवीन देम when angle between them is 90 डिग्री। ओके, अब तो निकाल लोगे, है ना। नया वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ाए हैं, डायरेक्शन तो दोनों का वही है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, आप यहां से रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स इज 3:5, ठीक। और उसका रिजल्टेंट है 28 न्यूटन, ठीक है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 एंड देयर रिजल्टेंट इज 28 न्यूटन। ओके, और उसके बीच का एंगल भी दे दिया है। The resultant is 28 Newton when the angle between them is 60 डिग्री। ओके, तो मैग्नीट्यूड बताइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो देखिए, दो फोर्स है आपके पास, मान लीजिए F1 और F2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड
F1 F2 है, रेशियो निकालें तो 3:5 आया। तो ये मत समझिए कि एक फोर्स 3 न्यूटन है दूसरा फोर्स 5 न्यूटन है, ये रेशियो है। हो भी सकता है 3 न्यूटन 5 न्यूटन, नहीं भी हो सकता है। क्या पता दोनों फोर्स 30 और 50 हो तो दोनों का रेशियो 3/5 आया, कुछ भी हो सकता है ना। 300/500 न्यूटन हो तब भी दोनों का रेशियो 3/5 होगा। तो ये रेशियो है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है। 2 मल्टीप्लाई है 6 अगर 2 मल्टीप्लाइड होता और उसको काटने पे 3/5 आया तो इसका मतलब वो 2 वेक्टर 6 और 10 है, 2 फोर्स है ना। मुझे नहीं पता कि क्या मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है कि 4 मल्टीप्लाई है कि 5 मल्टीप्लाई है जिसको काट के ऐसा लिखा गया है, मुझे नहीं मालूम। तो जो चीज मालूम नहीं होता है अलजेब्रा हमें क्या कहता है, मान लो, है ना। तो मान लो यहाँ पे कि x मल्टीप्लाइड है तो दोनों फोर्स मिल गया, ठीक। एक फोर्स 3x, एक फोर्स 5x। अब दोनों का रिजल्टेंट 28 न्यूटन है, तो और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू √3x² का 3x का होल स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 30x² cos 60, ये हो गया ये रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट दिया हुआ है 28 न्यूटन, यहाँ 28 लिखेंगे, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर, तो 9x² 25 34x², ये 30x², cos 60 का वैल्यू 1/2 15, तो 34 और 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 1 4 49x², इधर 28x², दोनों तरफ रूट करेंगे तो 28 बराबर 7x, x बराबर 4, तो यहाँ x के जगह 4 रखेंगे तो 12 न्यूटन और इधर 20 न्यूटन, ठीक है, ये होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जेई का पीवाईक्यू भी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, what will be the minimum number of vectors which magnitudes are not equal which can give zero resultant, okay. What will be the minimum number of vector number of vector of unequal magnitude unequal magnitude, what will be the minimum number of vector of unequal magnitude can give zero resultant। ऑप्शन है आपके 2 3 4 मोर देन 4। बताइए क्या होगा, क्या होगा।
क्या दो अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमें 0 मिल सकता है? नहीं। अगर दो इक्वल वेक्टर होंगे तो दोनों को ऑपोजिट रख देंगे तो 0 आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? तो देखिए, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक, और और एक तीसरा वेक्टर है। एक चीज हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, कि जब 3 वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, अगर सब मिलके क्लोज फिगर बनाता है, क्लोज बाउंड्री बनाता है, तीनों मिलके, सभी वेक्टर 3 4 5 जो भी, तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। ये आप पढ़े हो ना? देखिए, ये एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर और ये एक तीसरा वेक्टर, इसका रिजल्टेंट 0 होगा, है ना? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी आंसर सही है। अगर 3 वेक्टर होगा, देखिए तीनों अनइक्वल है ना, एक ट्रायंगल बना रहा है ना, और ये ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों वेक्टर इक्वल नहीं है, तो आ सकता है रिजल्टेंट 0, क्योंकि इसका इनिशियल, टेल और फाइनल वेक्टर का हेड दोनों एक ही स्थान पे हैं, तो रिजल्टेंट इसका 0 आ सकता है। ठीक है, इसी को ऐसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसे देखिए, ये इसको हम ऐसे 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 डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं, ये है, इसको यहाँ रख दो और ये वाले को ऐसे ही रहने दो और ये वाले को यहाँ रख दो। इस पॉइंट पे सबके टेल रख रहे हैं, इस पॉइंट पे सबके टेल रख रहे हैं, इसको यहाँ पे, और ये तो है ही, और इसको यहाँ पे, देखिए ऐसा। अब देखिए, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये ऐसा होगा कि इसके बराबर हो जाए। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस ऐसा होगा कि इसके बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो ये एंगल को चेंज करेंगे, एंगल को घटा बढ़ा के, ऐसे घटा बढ़ा के हम किसी न किसी तरीके से इसके बराबर ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, ये मान लो 4 न्यूटन, ये मान लो 5 न्यूटन और ये मान लो 6 न्यूटन, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब इन दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 9 न्यूटन, ठीक, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 न्यूटन, है ना? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 9 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 1 न्यूटन। अब और अलग अलग एंगल 0 से 180 के बीच में जो भी और भी अलग अलग इनफाइनाइट एंगल है, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं। उस इनफाइनाइट वैल्यू में से 6 न्यूटन भी आ सकता है ना? तो किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे इन दोनों का रिजल्टेंट 9 और 1 न्यूटन के बीच में आएगा एंड इस डायरेक्शन में होगा, और हम लोग जो तीसरा वेक्टर लिए हैं वो भी 6 ही न्यूटन है, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और एक तीसरा मेरा इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट इस तीसरे को कैंसिल कर दिया, नेट हो गया 0। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, है ना? क्लोज बनाया था ना, क्यों 0 हुआ, समझ में आया? या फिर यहाँ से भी डायग्राम से भी देखिए कि इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई भी लेंथ है ही नहीं, तो वेक्टर के एरो का लेंथ 0 रहेगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा ना। तो ये रिजल्टेंट जो वेक्टर यहाँ पे बनाएंगे उसका लेंथ 0 रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपको 4 सेट दिया हुआ है, 2 4 8, और
4 8 16, फिर 1 2 1, 0.512। ये है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो सेट है, कौन सा सेट may represent magnitude of 3 वेक्टर एडिंग टू 0। मतलब 3 वेक्टर को जोड़ के, अभी हम थोड़ी देर पहले 0 लाए थे, तो एक खास वैल्यू था, है ना, और तो वो जैसे हम क्या लिए थे, 3 4 5 और 6 लिए थे ना, क्या लिए थे, इधर 4 5 और इधर 6 लिए थे, है ना। 5 4 का मैक्सिमम वैल्यू 9 और मिनिमम वैल्यू 1, तो हम बोले कि ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और ये एंगल को घटा बढ़ा के किसी तरीके से 6 के बराबर ले आएंगे, तो नेट 0 हो जाएगा। ओके, तो 4 5 6, अगर हम यहाँ पे 6 ना रख के 10 रख देते तो ये हो ही नहीं सकता, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 5 का मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 1 है, और भी जो वैल्यू होंगे वो 9 और 1 ही के बीच में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू 9 और 1 ही के बीच में होगा, कभी 10 नहीं आ सकता। तो अब कुछ भी एंगल कर लो, 10 आ ही नहीं सकता, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 होगा ही नहीं, तो ये घटेगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं, है ना। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रायंगल बना के कुछ भी डाल दिए, नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, एक लिमिट होता है। हाँ, आप 9 और 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, 9 और 1 के बीच में 8 7 6 5 4 3 2 और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जो चाहो जो रख दो, बट उसके बाहर नहीं रख सकते। समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वैसा कौन होगा, क्या 2 4 8 वैसा काम करेगा। तो देखिए 2 4 8, अगर इन दोनों को यहाँ रखते हैं तो, और इसको यहाँ रखते हैं, तो इन दोनों का ये जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट है ना, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, तो इन दोनों को यहाँ और इसको यहाँ, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो वैल्यू होगा उसके बीच, इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के बीच में 8 आना चाहिए, है ना, तभी इन दोनों का किसी एंगल पे 8 आएगा और इसको कैंसिल करेगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट 6 है और लीस्ट 2 है, 8 नहीं ना आया बीच में, ओके, तो ये नहीं होगा। बट एक मिनट, इस तरीके से भी चेक करना है, इन दोनों का भी तो कॉम्बिनेशन लेके चेक करना है। तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट, अब इन दोनों को यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, और देखते हैं कि इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट के रेंज में आता है कि नहीं। दो, तो 8 4 12 ग्रेटेस्ट और 4 नहीं आता है। चलिए 8 2 को देखिए, तो 10 और 8 में से 2 गया 6, आया नहीं आया, 4 नहीं आया इसके बीच में, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप बाद में भी लिख सको। क्वेश्चन है which sets of 3 vectors which can give 0 रिजल्टेंट, इसमें से कौन सा 3 वेक्टर का सेट है, विच सेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर थोड़ी ना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर विच कैन गिव 0 रिजल्टेंट। ओके, बात समझ में आई। तो ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ। अब बी को चेक करते हैं, ऐसा ही आप देखिए, चेक करिए बी, क्या बी हो सकता है। 4 8 16, कोई 2 को पकड़िए और उसके रेंज में लार्जेस्ट और लिस्ट वैल्यू के रेंज में 16 आता है कि नहीं, है ना, तीसरा आता है कि नहीं। तो 8 4 12 और 4 नहीं आता है,
16 8 24 और 8 नहीं आता है। 16 4 20 और 12 है ना, घटाएंगे तो 12, 20 और 12, अभी भी 8 नहीं आता इसमें भी। ओके, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक, ये थर्ड नंबर देखिए 1 2 1, 2 1 3, 1 और 2 का मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू 1, ये बीच में ये आ गया है ना। देखिए बीच में तो नहीं आया बट आया ना। ये 1 2 का रिजल्टेंट 3 से लेकर 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 3 और 3 से लेकर 1 तक और 1 को भी ले रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, 3 और 1, एक आया ना रिजल्टेंट इन दोनों का। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये थर्ड वेक्टर रखेंगे, है ना। तो 3 वेक्टर हो जाएगा मेरा। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा बना रहा है, बी के साथ बीटा बना रहा है एंगल। ठीक, तो ऑप्शन है कि यदि ए वेक्टर, यदि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू बी तो अल्फा बीटा से छोटा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से छोटा है तो जो एंगल है वो बीटा से छोटा होगा। तो देखिए एक बात समझिए, हम आपको यहाँ पे दो डायग्राम अभी बनाएंगे और वहाँ पे आप जज करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ऐसा पैरेललोग्राम बना लेना है। ठीक, और एक ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। कुछ गौर कर रहे हो आप? कुछ गौर कर रहे हो आप? इसमें ए वेक्टर मेरा छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बी से छोटा है और इसमें ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है। तो ये जो रिजल्टेंट है दोनों केस में, वो रिजल्टेंट देखिए ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट और इस ए के बीच में एंगल जो है अल्फा और ये बीटा, तो ये अल्फा छोटा है बीटा से, है ना। तो रिजल्टेंट यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर जो वेक्टर बड़ा होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, रिजल्टेंट उसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, रिजल्टेंट उसके साथ कम एंगल बनाता है। यहाँ पे देखिए बी बड़ा है
तो बी के साथ कम एंगल बनाया है ना, ये बीटा ये अल्फा, यहाँ अल्फा बीटा से बड़ा है, यहाँ अल्फा बीटा से छोटा है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कौन सही है। तो अगर ये ए बड़ा है बी से तो ये अल्फा बड़ा होगा, नहीं 2 गलत। फर्स्ट देखते हैं, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बीटा कम होना चाहिए। यहाँ बीटा कम है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या था सेकंड में कि ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो रिजल्टेंट इसके साथ ज़्यादा झुका रहेगा, मतलब अल्फा छोटा होगा। यहाँ अल्फा छोटा नहीं है, इसमें फर्स्ट में बी बड़ा है, फर्स्ट में बी बड़ा है, तो ये बीटा छोटा होना चाहिए, बीटा छोटा नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं, ए बड़ा है बी से, है ना, तो रिजल्टेंट ए के नज़दीक रहना चाहिए, झुका रहना चाहिए, मतलब अल्फा छोटा होना चाहिए, अल्फा छोटा है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ए और बी बराबर, तो गलत है। ए और बी अगर बराबर है तो अल्फा बीटा बराबर होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, C इज इक्वल टू सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा है। तो ये जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट C, ये C ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है C वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड C इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो सभी ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, ये हमेशा A और B से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर से हमेशा बराबर नहीं होता। ये 0 से 90 एंगल तक ही जो रिजल्टेंट होता है उसमें दोनों वेक्टर से बड़ा होता है रिजल्टेंट। 90 के बाद जब हम जाते हैं, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 से बड़ा हो, तब दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर से छोटा होता है। देखिए इसके फिगर बनाकर दिखाते हैं। ये और ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, कैसा बनेगा? तो पैरेललोग्राम बनाइए। ये हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 से बड़ा है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इसका लेंथ इन दोनों से छोटा है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बी से छोटा है देखिए साफ साफ, पर हाँ 90 से छोटा अगर एंगल रहे तब उसमें कह सकते हैं व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ लेस देन लिख दिए, ग्रेटर देन लिखना था। जब थीटा 90 से बड़ा हो तब ऐसा नहीं होता है। जब थीटा 90 से, व्हेन थीटा 90 से छोटा हो तब रिजल्टेंट ए से बड़ा होता है और बी से भी बड़ा होता है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। होगा इक्वल जब थीटा 0 होगा दो वेक्टर के बीच में, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा, और
दैट इज योर रिजल्टेंट विच इज योर सी, है ना, सी रिजल्टेंट ही है ना, तो सी ए प्लस बी के बराबर होगा जब थीटा 0 होगा, तो ये गलत, ये भी गलत। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, हमेशा कैसे इक्वल होगा, अलग अलग एंगल पे अलग अलग होगा, थीटा बराबर 0 पे ही इक्वल होगा। डी, इट इज पॉसिबल दैट कि सी का मैग्नीट्यूड ए से छोटा हो। हाँ देखिए ये मेरा सी है कि नहीं, ये मेरा रिजल्टेंट है, वो उसका मैग्नीट्यूड ए से छोटा आया ना, यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड ए से छोटा आया, सी का मैग्नीट्यूड बी से भी छोटा आया, यहाँ पे सी या रिजल्टेंट बोले, ठीक है, रिजल्टेंट ही बोल देते हैं, वहाँ पे रिजल्टेंट लिखे हैं तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट लिख देते हैं, ये है आपका रिजल्टेंट। तो यस इट इज करेक्ट।